हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका, उसके रिलेटेड जो भी हमारा मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और ये टेस्ट नंबर 27 है। इसमें हम बात करने वाले हैं जी एसएससी जीडी में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं और आगे आने की उनकी प्रबल संभावना है। जीएस और जीके से रिलेटेड ये हमारा 27 नंबर डे है। इसमें 25 क्वेश्चंस को लिया जाता है और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उन पे भी यहाँ पर चर्चा की जाती है। दोस्तों, ये हमारा डेली शाम को 7 बजे से स्टार्ट होता है, तो दोस्तों समय ना भूलें, ज़रूर समय पर अपनी क्लास लें। और ये टॉप क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया जाता है दोस्तों, और जो भी रिलेटेड फैक्ट होते हैं उनको भी इसमें कवर किया गया है। तो अगर आप इससे एसएससी जीडी के अतिरिक्त अगर केवीएस है, सुपर टेट है, रेलवे है, पुलिस है, और भी एग्जाम है, एसएससी एसआई है, यूपी एसआई है, आदि एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो भी रिलेटेड क्वेश्चन से फैक्ट होते हैं उनको भी कवर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सकें। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन पहला आता है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कौन से सूफी संत थे, उनका मुख्य केंद्र बिहार था। ऑप्शन ए है चिश्ती, दूसरा है सोहारवर्दी, तीसरा है फिरदौसी, चौथा है कादरी। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, और आंसर कमेंट करने का आपका तरीका पहले वाला है सेम, कि अगर ऑप्शन ये क्वेश्चन फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखेंगे, ऑप्शन ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी और डी सही है तो डी। इस तरह से आपको आंसर अपना कमेंट, हमें कमेंट लाइव भी भेज सकते हैं और कमेंट भी भेज सकते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर है वो गलत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव हमें दे सकते हैं, और उसकी चर्चा अगले आने वाले सेशन में ज़रूर की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सिलसिले सूफी के जिनका जो केंद्र, मुख्य केंद्र बिहार था, वह कौन थे, तो वह फिरदौसी थे। फिरदौसी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो फिरदौसी की एक रचना थी शाहनामा। क्या थी दोस्तों? शाहनामा एक रचना थी फिरदौसी की। जो शाहनामा थी वह दोस्तों, उसमें जो वर्णन था वह कहाँ का था दोस्तों? वह फारस का था। किसका था? फारस। और फारस किसको कहा जाता है वर्तमान में? ईरान को फारस कहा जाता है। किसको? फारस को क्या कहा जाता है? ईरान को। ठीक है, ईरान कहा जाता है। यह आधुनिक ईरान है, जिसे फारस पहले नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, इन्होंने शाहनामा की रचना की थी। किसके काल में की थी दोस्तों? तो महमूद गजनबी, महमूद महमूद गजनबी के काल में की थी। गजनबी गजनबी के काल में की थी दोस्तों इन्होंने शाहनामा की रचना। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, तो किस किस को नहीं जोड़ता है कोंकण रेल मार्ग? ऑप्शंस देख रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है बेलगाम, ऑप्शन दूसरा है मडगांव, ऑप्शन तीसरा है रत्नागिरी को, ऑप्शन चौथा है उड़पी को। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा कि कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, किसको नहीं जोड़ता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, अब ये बात समझ लीजिए, कोंकण रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों, मुंबई से लेकर मंगलौर तक है। ये दोस्तों कहाँ तक है? मंगलौर तक। मुंबई से लेकर मंगलौर तक है कोंकण रेल मार्ग। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसकी अगर लेंथ की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वह 760 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। कितनी? 760 किलोमीटर की। अगर बात करते हैं कोंकण रेलवे की जो स्थापना हुई थी, तो वह कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1998 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 26 जनवरी 1998 में। ये दोस्तों किन किन राज्यों में होकर गुजरता है? तो पहला है महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई आ रहा है तो पहला महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। दूसरा आ जाएगा गोवा। गोवा जो है वह भी कोंकण रेलवे में आता है। और तीसरा है कर्नाटक। कर्नाटक कर्नाटक यानी कि आपको दो तो पता है कि मुंबई और मंगलौर जाती है, लेकिन किस में होकर जाती है? तो गोवा में भी होकर जाती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके ऑप्शन की, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता है तो बेलगाम को नहीं जोड़ता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरे का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध चोल शासक राज राजा प्रथम
का मूल नाम था। तो जो चोल शासक था उसका जो राजराजा प्रथम था उसका मूल नाम क्या था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है अरिमोली वर्मन, ऑप्शन दूसरा है विजय वर्मन, ऑप्शन तीसरा है रघुवर्मन, ये यहाँ पर रघुवर्मन है, और इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर दोस्तों कमेंट करेंगे। जो भी चोल राजा थे, राज राजा प्रथम, उनका जो मूल नाम था वह क्या था। यहाँ बात करते हैं दोस्तों कि चोल वंश की, तो चोल वंश की जो राजधानी थी, चोल वंश, यहाँ पे चोल वंश की बात की गई है, तो राजधानी थी दोस्तों वह तंजावुर थी। तंजावुर, चोल वंश की जो राजधानी थी वह तंजावुर थी। इसकी जो स्थापना की थी दोस्तों वह विजयालय ने की थी। किसने की थी? विजयालय ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। अब बात करते हैं इसके जो कार्यकाल की, तो 9वीं सदी से लेकर 9वीं शताब्दी से लेकर दोस्तों 9वीं शताब्दी से लेकर इसका जो कार्यकाल था 13वीं शताब्दी के मध्य तक था। 13वीं शताब्दी के मध्य तक का इसका कार्यकाल था। और इसके कार्यकाल में दोस्तों चोलों ने जो बनाया था वह बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। बृहदेश्वर 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 जो मंदिर था वह चोलों ने निर्माण करवाया था। और यह कहाँ पर है दोस्तों? तंजावुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? तंजावुर में। तंजावुर में है यह बृहदेश्वर मंदिर। और तंजावुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो वह तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। क्या पड़ता है दोस्तों? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में। तंजावुर कहाँ का जिला है? तो तमिलनाडु का एक जिला है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके करेक्ट आंसर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो मूल नाम था वह अरिमोली वर्मन था। क्या था? अरिमोली वर्मन। ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो जो मराठा साम्राज्य था उसमें जो सबसे बहादुर महिला थी वह कौन थी? बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन है ताराबाई, ऑप्शन दूसरा है येसुबाई, ऑप्शन तीसरा है सेईबाई, ऑप्शन चौथा है सोयराबाई। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तब तक यहाँ पर बात करते हैं मराठा साम्राज्य की। तो इसका जो कार्यकाल था दोस्तों, तो 1645 से लेकर 1645 से 1818 तक का इसका कार्यकाल था। और इसकी राजधानी की अगर बात करें तो रायगढ़ इसकी राजधानी थी दोस्तों। क्या थी? रायगढ़ इसकी राजधानी थी। और इसके सबसे जो प्रतापी शासक थे वह छत्रपति कौन थे? छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज इसके इसके जो थे दोस्तों, कौन थे? प्रतापी शासक थे। और इसके जो अंतिम शासक की अगर बात करते हैं तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। और वह कब तक रहे थे? कि 1818 ईस्वी तक रहे थे। बात करते हैं दोस्तों इसके जो क्वेश्चन के आंसर की, कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी, तो वह कौन थी दोस्तों? ताराबाई थी। ताराबाई थी। अब ताराबाई कौन थी इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। तो ताराबाई जो थी दोस्तों वह कौन थी? तो ताराबाई शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी, शिवाजी जो थे उनके लड़के की बहू थी दोस्तों। कौन थी? उनके लड़के की बहू थी। इन्होंने ताराबाई ने क्या काम किया था? अपने पति के मर जाने के बाद अपने 4 वर्ष के पुत्र को 4 वर्ष के पुत्र को इन्होंने राजा घोषित कर दिया था। और अपना जो उसका जो राजपाट था सबको अपने हाथ में ले लिया था। यानी कि राजपाट खुद ने चलाया था और अपने 4 वर्ष के पुत्र को ही राजा घोषित कर दिया था। तो सबसे बहादुर महिला कौन थी दोस्तों? वह ताराबाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 4। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे कि जो भी आंसर होगा, यानी कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। तो दोस्तों इसका आंसर फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर है। कि जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वह 6 स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत की गई हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो बात की गई है मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं?
तो यूनाइट स्टेट ऑफ अमीरात से यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से उनको लिया गया है, अपने संविधान में शामिल किया गया है फंडामेंटल राइट्स को। अब बात करते हैं कि कितने से कितने तक हैं दोस्तों, तो यह 12 से लेकर 35 तक है, ये भूलिएगा नहीं। ये बार बार कराने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। इसमें पूरा पूरा दोस्तों आपको फोकस करना है कि इसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको आना चाहिए। 12 से 35 तक इनको समाहित किया गया है। भाग कौन सा है संविधान का, तो भाग 3 में इनको लिया गया है दोस्तों। किसमें? भाग 3 में इनको लिया गया है भारत के संविधान में। और कितने तरह की स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, तो वह 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। समानता को वहां पर लिया गया है, समानता को, जो 14 से 18 आर्टिकल तक आपका लिया गया है। स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर स्वतंत्रता चल रही है, उसे 19 से लेकर 22 तक समाहित किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ शोषण की बात करते हैं। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है दोस्तों, उसको यहाँ पर 23-24 में लिया गया है संविधान में। 23-24 जो आर्टिकल है उनमें। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता की, तो उसको 25 से लेकर 28 तक आपका समाहित किया गया है। शिक्षा और संस्कृति की अगर बात की जाती है दोस्तों, तो वह 29-30 जो आर्टिकल है आपका उसमें बात की गई है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के अंदर, वह है अनुच्छेद 32। उसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको कहा गया है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है और चौथा स्थान है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जो टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर जो टेलीफोन की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी, तो 1850 से इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी टेलीफोन की भारत में। और कहाँ से कहाँ तक हुई थी दोस्तों, तो कोलकाता से लेकर दोस्तों कहाँ तक गया था? डायमंड हार्बर, डायमंड 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 हार्बर तक इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। डायमंड हार्बर तक इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कोलकाता से लेकर डायमंड हार्बर तक इसकी लाइन बिछाई गई थी सबसे पहली बार। कब? 1850 में। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन के आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। यदि मोबाइल फ़ोन को भी अगर रख लिया जाए और टेलीफोन को भी रख लिया जाए, तो दोस्तों यह दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन नेटवर्क फैला हुआ है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन है कुजुल कड़फिसिस, दूसरा है विम कड़फिसिस, तीसरा है कनिष्क, चौथा है वशिष्ठ। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जो भी इसका आंसर है जल्दी से कमेंट करेंगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके आंसर की, तो वो आंसर ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर है। कनिष्क एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन सी 7वें क्वेश्चन का। अब कनिष्क के बारे में बात करें तो दोस्तों जो कनिष्क के बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर कनिष्क राइट आंसर था आपका। कनिष्क के बारे में अगर बात करते हैं तो ये 78वीं ईस्वी जो थी, 78 ईस्वी से लेकर 144 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बात कहिए यहाँ पर बौद्ध धर्म, तो ये बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब कुषाण नेता की अगर बात की तो कुषाण वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों, वह किसने की थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी दे रखा है दोस्तों, मैं उसी में बता देता हूँ। जो कुषाण वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों, वह कुजुल कड़फिसिस ने की थी। किसने की थी दोस्तों? कुजुल कड़फिसिस ने। और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों, राजधानी की अगर बात की जाए तो पुरुषपुर है दोस्तों। पुरुषपुर इसकी राजधानी है। पुरुषपुर किसको
पुकारा जाता है अभी वर्तमान में? तो पेशावर को दोस्तों, किसको पुकारा जाता है? पेशावर को फिरोजपुर के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर है। जो महानतम नेता थे, जो राजा थे, वो कौन थे? तो कनिष्क थे, जिन्होंने बौद्ध बन गए थे लास्ट में जाके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है विनिर्माण क्षेत्र के, जो विनिर्माण क्षेत्र है, तो विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योग का अंश लगभग कितना है, ये आपको बताना है दोस्तों फटाफट से। तो ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी है 45%, ऑप्शन डी है 50%। फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, जो भी आपका आंसर करेक्ट है जल्दी से बताएंगे। विनिर्माण क्षेत्र में कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना प्रतिशत है? 15% है, या 25% है, या 45% है, या 50% है? फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 45% है। कितना है? 45%, यानी 45%। जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें कुल उत्पादन में लघु उद्योग का जो अंश है दोस्तों वह 45% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सम्राट अशोक कि वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक को प्रभावित करने वाली जो उनकी पत्नी थी उनका नाम क्या था दोस्तों? फटाफट से आंसर बताएंगे ऑप्शंस देखते हुए। ऑप्शन ए है चंडालिका, ऑप्शन दूसरा है चारुलता, ऑप्शन तीसरा है गौतमी, ऑप्शन चौथा है कारुआकी। तो आंसर आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो जो अशोक की जो पत्नी थी जिनसे अशोक प्रभावित हुए थे, वह उनका नाम क्या था दोस्तों? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। चंडालिका, चारुलता, गौतमी और कारुआकी। तो अशोक के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अशोक सम्राट जो अशोक थे वह कौन थे? तो मौर्य वंश के दोस्तों, मौर्य जो वंश था, मौर्य वंश के तीसरे यानी थर्ड नंबर के दोस्तों ये क्या थे? शासक थे। और मौर्य वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वह पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी, जो वर्तमान में क्या है दोस्तों? वो पटना है। क्या है? पटना। पटना के नाम से उसको जाना जाता है। और सांची का जो स्तूप है दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? वह अशोक ने बनवाया था। और अशोक के शिलालेखों को जो पढ़ने वाला जो था दोस्तों उसका क्या नाम था? तो जेम्स प्रिंसेप के नाम से जाना जाता है उसको, जिसने कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। बात करते हैं यहाँ पर मौर्य वंश के संस्थापक की, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? संस्थापक थे। और किसके साथ में इन्होंने स्थापना की थी मौर्य वंश की? तो वह स्थापना की थी किसके साथ में? कौटिल्य के साथ में, यानी कि चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे उनके साथ में स्थापना की थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें तो कारुवाकी जो थी, कारुवाकी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। कारुवाकी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे कौन? अशोक प्रभावित हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है ये 10 नंबर क्वेश्चन है। बजट 2012 सॉरी 22 है, यहाँ पर बजट 2022 गलत टाइप हो गया है। बजट 2022 के अनुसार भारत का सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है व्यक्ति जिसने 80 वर्ष और अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो। ऑप्शन दूसरा है व्यक्ति जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ऑप्शन तीसरा है व्यक्ति जिसने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। और चौथा ऑप्शन है व्यक्ति जिसने 65 वर्ष की आयु और अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताना है। क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर बात की गई है सुपर वरिष्ठ की। जो सुपर वरिष्ठ यानी अति वरिष्ठ की यहाँ पर बात की गई है दोस्तों, तो उसका आंसर आपको फटाफट से बताना है। क्या आंसर हो जाएगा? क्या वो 80 वर्ष की या उससे अधिक की आयु का हो, या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, या 60 वर्ष या पूर्ण कर ली हो, या 65 या उससे अधिक की आयु हो? यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक की बात नहीं की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। सुपर वरिष्ठ लगा हुआ है तो यानी अति वरिष्ठ की बात की गई है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कि यदि कोई व्यक्ति है जिसने 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है तो वह किस में आता है? सुपर वरिष्ठ में आता है दोस्तों। कहाँ आता है? सुपर वरिष्ठ में, यानी कि अति वरिष्ठ में वह आ जाता है।
ये 10 क्वेश्चन थे दोस्तों जीएस से रिलेटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ेंगे मेरे साथ, कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो कौन सी तरंग है जिसका रात्रि दृष्टि उपकरण के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है रेडियो तरंग, ऑप्शन बी है सूक्ष्म तरंग, सी अवरक्त तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे, जो भी इसका आंसर है जल्दी से कमेंट कीजिए। रेडियो तरंग है जिनका रात्रि में दृष्टि के रूप में उपयोग किया जाता है, या सूक्ष्म तरंग, या अवरक्त तरंग, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका दोस्तों आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वह अवरक्त तरंगें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवरक्त तरंग। इनको इंफ्रारेड के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो होता है क्या काम, कि इनको रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आता है इको साउंडिंग। देखिए जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल इनको दरकिनार ना करें, अच्छे से इनको देखते रहें। और यदि नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, जो रिलेटेड फैक्ट होते हैं उन्हें। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन दे रखा है इको साउंडिंग प्रयोग होता है तो किस में प्रयोग होता है इको साउंडिंग। ऑप्शन ए ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, बी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, सी समुद्र की गहराई नापने के लिए, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। इको साउंडिंग की यहाँ पर बात की गई है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है तो कहाँ प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, समुद्र की गहराई नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? समुद्र की गहराई नापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ध्वनि तरंगें जो हमें सुनाई देती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 20K हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है, उन तरंगों को हम सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। और एक बात और आपको बतानी है कि पानी के अंदर गहराई मापने वाला जो यंत्र होता है, पानी के अंदर की गहराई मापने वाला जो यंत्र होता है, वह फेदोमीटर होता है। कौन होता है? फेदोमीटर। फेदोमीटर से पानी के अंदर की गहराई को मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वे होती हैं तो क्या होती हैं। ऑप्शन ए है समान आवेश पर, बी समान धारिता पर, सी समान विभव पर, डी समान प्रतिरोध पर। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए। जो भी आंसर आपका है, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, और डी है तो डी। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो जो आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुएं हैं के बीच विद्युत धारा नहीं बह सकती है, कब नहीं बह सकती है? तो यहाँ पर समान अगर विभव है तो वह नहीं बह सकती है, ये आपको याद रखना है। एक आपको संबंध है वो भी याद रखना है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं कि P बराबर जो होता है VI। अब यहाँ पर P क्या है, V क्या है और I क्या है। तो P बोलते हैं पावर यानी शक्ति को, पावर यानी शक्ति को P बोला जाता है। V बोला जाता है वोल्ट को, वोल्टेज को, वोल्ट को V बोला जाता है। और I अगर कहा जाए यहाँ पर, तो यहाँ प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को आई यहाँ पर सिंबल दिया गया है, ये आपको याद रखना है। एम्पियर में इसको वो करते हैं, मापते हैं, और वी को वोल्ट में मापते हैं, और पी जो होती है सामर्थ्य, इसको सामर्थ्य कहते हैं। तो इसको किस में नापते हैं? वाट में नापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या 45 अंश अक्षांश तक घटता है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। बढ़ता है या घटता है, यानी कि आप ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 हैं। बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या 45 अंश अक्षांश तक घटता है।
फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कम होता है यानी घट जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है। अब हमें याद होना चाहिए कि जी का मान पृथ्वी तल पर कितना रहता है। पृथ्वी पृथ्वी तल पर कितना मान होता है जी का, तो वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये क्या है, एक जी गुरुत्वीय त्वरण के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से, गुरुत्वीय त्वरण के नाम से। अगर यहाँ पृथ्वी तल की बात करें तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और पृथ्वी के केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र पर कितना होता है, तो वह 0 होता है। केंद्र पर जी का मान कितना होता है, 0 होता है। ये आपको याद रखना है। और अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी के मान में क्या होता है, घटता है। अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अगर आप उल्टे जाते हैं तो यहाँ पर जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो साइक्लोट्रॉन होता है वो किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी आयन। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। दोस्तों क्या है इसका आंसर, जल्दी से आंसर कमेंट करें। अब जो साइक्लोट्रॉन होता है उसको त्वरित करने के लिए कौन से यहाँ पर चार ऑप्शंस में से किसको प्रयुक्त किया जाता है। फटाफट से न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, परमाणु को या आयन को। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है परमाणु है। परमाणु को प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्रयुक्त किया जाता है साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने के लिए। बात करते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि यह आवेश रहित होता है। क्या होता है, आवेश आवेश प्रेजेंट नहीं होता है, रहित होता है, यह रहित होता है। बात करें यहाँ पर प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो तीनों इसमें परमाणु में दिए होते हैं। आयन की यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आयन एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। तो आयन कितने होते हैं, दो प्रकार के, एक धन आयन और एक ऋण आयन। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आवेश रहित होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। और इसको इसीलिए ऐसे ई करके और यहाँ पर माइनस लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन को। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्वेश्चन के पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। तो कौन सा कारण ऐसा है जिसके कारण पानी भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देती है। तो ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी व्यतिकरण के कारण। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या आंसर है इसका। तो पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह अपवर्तन आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि पानी का भरा हुआ तालाब है उसकी गहराई किसके कारण कम दिखाई देती है, तो वह अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। अब अपवर्तन के और भी उदाहरण हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, उनके बारे में अगर बात करते हैं तो पानी में पेंसिल, जो अगर पानी का गिलास है आपका और उसमें अगर पेंसिल पड़ी है तो वह थोड़ी सी टेढ़ी सी दिखाई देती है दोस्तों। क्या दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। दूसरा, अगर पानी का यहाँ ग्लास है और पानी के ग्लास में अगर सिक्का पड़ा हुआ है तो वह अपने इस जो जहाँ पर वह पड़ा है उससे कुछ थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो यह किसके उदाहरण हैं, अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं ये तीनों। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं। फटाफट इसका आंसर बताएंगे, फेफड़ों में, वक्रों में, यकृत में या हृदय में। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। फेफड़ों में छनती हैं या वक्रों में छनती हैं, यकृत में छनती हैं या हृदय में छनती हैं। जल्दी इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो रक्त की अशुद्धियां होती हैं वह कहाँ जाकर छनती हैं, तो वक्रों में जाकर छनती हैं। वक्रों को किडनी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, तभी आप वक्र लगा पाओगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो रक्त होता है, तो रक्त किस किस से बनता है दोस्तों। ये रक्त में आरबीसी भी होती हैं। आरबीसी जिनका जीवन काल 120 दिन होता है,
मैंने पिछले सेशन में भी बताया था। डब्ल्यूबीसी भी होती है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह 13 से 20 दिन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और प्लेटलेट की अगर बात की जाए, प्लेटलेट्स की, तो एक सामान्य मनुष्य में जो प्लेटलेट्स होती हैं वह 1,50,000 से लेकर 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक इनकी जो संख्या होती है वह होती है। ये आपको याद रखना है। तो रक्त की जो अशुद्धियाँ कहाँ छनती हैं, तो वह किडनी में छनती हैं दोस्तों। कहाँ? किडनी में, यानी वक्र में छनती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, कौन सा रसायन है जो वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, ए कॉपर सल्फेट, दूसरा बी मैग्नीशियम सल्फेट, सी जिंक सल्फेट, डी नाइट्रिक अम्ल। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, जो भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है उनमें से बताना है। जो वाटर टैंकों में जो शैवालों को नष्ट किया जाता है तो किससे किया जाता है दोस्तों? कॉपर सल्फेट से नष्ट किया जाता है। किससे? कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो इसको नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, नीला थोथा। नीला थोथा के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा दोस्तों, इसको तूतिया के नाम से भी जाना जाता है, तूतिया। तूतिया के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह CuSO4 होता है। क्या होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। इसको नीला थोथा भी कहा जाता है और तूतिया भी कहा जाता है और कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। काम क्या आता है दोस्तों ये? तो यहाँ पर शैवालों को नष्ट करने के लिए इसको वाटर टैंकों में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसको जाना जाता है? अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया और युगलिना। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका बताना है, ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी लिस्मेनिया और डी युगलिना। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो किसको हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? फटाफट बताएंगे इसका आंसर। तो युगलिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं युगलिना की। तो युगलिना हरित लवक, इसमें जो होता है हरित लवक भी पाया जाता है। किसमें? युगलिना में हरित हरित लवक, हरित लवक भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वो युगलिना में पाया जाता है। और दोस्तों इसके बारे में अगर बात की जाए तो यह जंतुओं और पादपों के बीच की कड़ी है। क्या है? जंतु और पादप जो होते हैं उनके बीच की कड़ी है। यह एक कोशीय है, एक कोशीय है। क्या है? एक कोशीय, एक कोशीय प्रोटोजोआ प्राणी है दोस्तों। क्या है? कोशीय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ प्राणी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हरा प्रोटोटिकल्स उत्पाद है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए है पोषक विटामिन और खनिज, ऑप्शन बी है पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, ऑप्शन सी है पोषक और विषाक्त प्रभाव, ऑप्शन डी है पोषक और औषधि प्रभाव। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका जल्दी से। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है? ऑप्शन ए पोषक विटामिन और खनिज, ऑप्शन बी पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, ऑप्शन सी है पोषक और विषाक्त प्रभाव, ऑप्शन डी है पोषक और औषधि प्रभाव। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या उसका आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पोषक और औषधि प्रभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, पोषक और औषधि किस में पाया जाता है? न्यूट्रास्यूटिकल्स में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका, और कैलकुलेशन जिसकी फास्ट है वो फटाफट से आंसर दे कि 200 वोल्ट के 1 वोल्ट ताप जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा जा गया है। बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा तो कितना होगा? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 2 एम्पियर, ऑप्शन दूसरा है बी 5 एम्पियर, ऑप्शन सी है 0.2 एम्पियर, ऑप्शन डी है 0.5 एम्पियर। देखिए यदि कोई क्वेश्चन आपका रिपीट होता है तो ये मत समझिए कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रिपीट इसलिए किया जाता है कि उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए उसको रिपीट किया जाता है जिससे कि आपकी मेमोरी में वो स्टेबल हो जाए। यदि आपने एक में स्किप कर दिया है तो दूसरी में आपको मिल जाए। और ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आते, एक क्वेश्चन आपके एक सेशन में रिपीट होता है।
ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके आंसर की, तो आंसर निकालने का एक तरीका है वो आपको पता है कि इससे पहले सेशन में, इसी सेशन में मैंने बताया है कि P बराबर VI आपको याद रखना है, P बराबर VI और I बराबर हो जाएगा आपका P बट्टे V। और P की जो वैल्यू है, जो वाट में दे रखा है, वो P की वैल्यू है तो 40 यहाँ पर लिखेंगे, और बोल्ट में है वो V की वैल्यू है तो 200 यहाँ पर लिख लिया। 0 से 0 खत्म, 4 से ये 5 बार कट गया, और 1/5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ऑप्शन सी की तरह हम लिख सकते हैं, और सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो सी क्या है, राइट आंसर है कि कोई 200 वोल्ट के एक वोल्ट जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा गया है तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, तो वह 0.2 एम्पियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जाम में, इसको जरूर अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करती है। ऑप्शन ए है पोटेशियम, बी है कैडमियम, सी सोडियम और डी लिथियम। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे, जो भी इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करती है। पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम और लिथियम। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें, क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कैडमियम है। क्या है, कैडमियम, जो कि जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। अगर पोटेशियम की जल के साथ क्रिया कराई जाए तो ऑक्सीजन पैदा करती है, सोडियम की जल के साथ क्रिया कराई जाए तो ऑक्सीजन पैदा करती है, और लिथियम की अगर क्रिया कराई जाए जल के साथ तो ऑक्सीजन पैदा करती है। लेकिन कैडमियम एक ऐसी धातु है जो कि ऑक्सीजन को पैदा नहीं करती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है जब जल के साथ वह क्रिया करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन के से संबंधित कहलाती है। तो शैवालों के अध्ययन से जो संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वर्गिकी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी है सूक्ष्म जैविकी, ऑप्शन डी है फाइकोलॉजी। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से। फाइकोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी या वर्गिकी। जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है, फटाफट से आंसर बताएंगे इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फाइकोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइकोलॉजी में ही शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन, शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में। ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, माइक्रोफोन के द्वारा माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो किस माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन दूसरा प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन सी है चुंबकीय ऊर्जा में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा। जो माइक्रोफोन होता है, और माइक्रोफोन कहाँ होता है, कोई कमेंट करके बताया जल्दी से। जो माइक्रोफोन होता है वह कहाँ होता है, तो फोन के अंदर होता है माइक्रोफोन, और जिसमें आप बोलते हो वही आपको माइक्रोफोन होता है। तो बोलने के बाद में आपकी बातों को वह किस किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ये आपको बताना है। क्योंकि फ़ोन के बिना तो आप मेरा सेशन भी नहीं देख सकते हैं ना मेरे को सुन सकते हैं। फ़ोन अगर आपके पास है तो आप किसी के पास अगर कॉल कर रहे हो तो जो आपकी बातों को रिकॉर्ड करके आपकी ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, तो किसका काम होता है, वो माइक्रोफोन का होता है। तो माइक्रोफोन कौन सी ऊर्जा को परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित करता है। किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस में, विद्युत ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को किस में किया जाता है, कन्वर्ट, विद्युत ऊर्जा में। अब यहाँ पर बात करते हैं स्पीकर की। जो स्पीकर होता है आपका, जिससे मुझे सुन पा रहे हो आप, तो वो स्पीकर का क्या काम होता है, वह ध्वनि ऊर्जा परिवर्तित करता है। किसको, विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। तो जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको परिवर्तित ध्वनि ऊर्जा में कौन करता है, तो वह स्पीकर करता है। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो गाइज ये थे 15 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, और बाकी के जो क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन तो वो जीएस से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 25 से क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और एक बात आपको बतानी है कि 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है हिंदी की, वह उसका टाइम फिक्स है 1 बजे से दोपहर 1 बजे से वह चलती है। 1 बजे वहाँ पर आपको मिल जाएगी
चैनल पर अगर आप 1 बजे विज़िट करेंगे या उससे पहले विज़िट करेंगे तो आपको वह देखने को मिल जाएगी, तो उसको देखना ना भूलें क्योंकि सभी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो उस सेशन में समाहित किए गए हैं, तो उसको ज़रूर देखें। और शाम को 7 बजे का टाइम बिल्कुल ना भूलें क्योंकि 7 बजे से ये सेशन हमारा स्टार्ट होता है। इसमें 25 क्वेश्चंस को लिया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उसको भी लिया जाता है। यदि आप सीटेट सॉरी यदि आप एसएससी जीडी या फिर रेलवे एनटीपीसी रेलवे और केवीएस सुपरटेट आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है क्योंकि इस सेशन में उन क्वेश्चंस को ही समाहित किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।